जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। तेजस मार्क 1 की डिलीवरी में डिले के लिए एचएएल पर लगेगी पेनल्टी। इस वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएंगे 24 तेजस मार्क 1 फाइटर्स। भारतीय वायुसेना की S-400 यूनिट का एक नया शोल्डर पैच। पाकिस्तान नेवी डिप्लॉय करेगी बे ऑफ बंगाल में अपनी नई सबमरीन्स। और भारत की मिलिट्री को लगातार ट्रैक करने के लिए चीन पाकिस्तान को दे रहा है स्पेस सर्विलेंस कैपेबिलिटीज। तो आज आखिरकार तेजस मार्क 1 फाइटर्स और इसके अलावा एचएएल जो कुछ और प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रही है, तो उनकी प्रोग्रेस को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में रिव्यू किया गया है। और इस रिव्यू मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी उपस्थित थे। और इस मीटिंग को लेकर जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं, उनमें रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल्स के हवाले से क्लेम किया गया कि भारतीय वायुसेना के लिए तेजस मार्क 1 फाइटर्स की डिलीवरी में डिले करने के लिए एचएएल के ऊपर रक्षा मंत्रालय पेनल्टीज लगा सकती है। और ये भी कहा गया कि एचएएल के पास अभी वर्तमान समय में 6 जेट इंजन हैं और लगभग 18 एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक एक भी तेजस मार्क 1 भारतीय वायुसेना को डिलीवर नहीं किया गया है। और इसलिए रक्षा मंत्रालय कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार डिले के लिए पेनल्टीज लगाने पर विचार कर रही है। और जबकि इसी मीटिंग को लेकर एएनआई की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें सोर्सेज के हवाले से ये कहा गया कि जो रक्षा मंत्रालय है वो इस बात की उम्मीद कर रही है कि इस वर्ष के अंत तक लगभग 24 तेजस मार्क 1 तैयार हो जाएंगे। लेकिन उसमें से भारतीय वायुसेना के सर्विस में कितने कमीशन होंगे, तो उसके बारे में ऐसा कुछ भी फिलहाल मेंशन नहीं किया गया है। बाकी एक जानकारी ये सामने आई है कि जो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स को विकसित करने वाली परियोजना है, तो उसके तहत भारत 13,000 करोड़ रुपीस तक इन्वेस्ट करने की योजना बना रहा है, जिसके तहत यहाँ पे एयरपोर्ट और रनवेज बनाए जाएंगे और जिनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना और सिविलियंस दोनों करेंगे। और इस परियोजना के 5 वर्षों में कंप्लीट होने की उम्मीद है और इसके बजट को रक्षा मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दोनों शेयर करेंगे। और भारत सरकार का मानना है कि जो ग्रेट निकोबार आइलैंड वाली परियोजना है, तो ये न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार के मानचित्र पर भी एक नई पहचान दिलाएगी। और यहाँ पे जो एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, तो वो भारत को फॉरेन पोर्ट्स पर से निर्भरता कम करने में मदद करेगा और भारत को एक वैश्विक लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करेगा। और बाकी एक अपडेट यह है कि 21 जून को जो नीट का री एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसको लेकर रिपोर्ट्स आई थी, जिसमें कहा गया था कि इसके री एग्जामिनेशन में लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए भारतीय वायुसेना को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब इसी मामले पर जारी इंडिया टुडे की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स और अन्य एयर एसेट्स नीट के क्वेश्चन पेपर्स के सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन में डिप्लॉय किए जाने के लिए तैयार है। और इन पेपर्स को लीक से बचाने के लिए मल्टी लेयर्ड प्लान बनाए गए हैं। सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं, तो उनका न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा फोकस है। और जो दुनिया भर के न्यूक्लियर फोर्सेस का डेटा सामने आया है, तो उसके मुताबिक 2026 में भारत के न्यूक्लियर स्टॉक पाइल में बढ़ोतरी हुई है। 2025 में जहां भारत के पास 180 न्यूक्लियर वॉरहेड थे, वहीं 2026 में वो बढ़कर 190 तक पहुंचा है। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो 2025 में पाकिस्तान के पास 170 थे और 2026 में भी 170 हैं, यानी कि इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जबकि चीन के पास 2025 में 600 थे, जो कि 2026 में बढ़कर 620 तक पहुंचे हैं। बाकी फ्रांस और यूके, इनकी न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या सेम है। फ्रांस की है 290, यूके की है 225। रशिया के न्यूक्लियर आर्सेनल में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2025 में ये थी 4,309 और 2026 में बढ़कर ये हो गई है 4,400। और जबकि यूएस का न्यूक्लियर स्टॉक पाइल सेम रहा है 3,700 पे। बाकी सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत लॉन्ग रेंज के वेपन्स को विकसित करने पर जो फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जबकि पाकिस्तान का भी नए डिलीवरी सिस्टम्स को विकसित करना लगातार जारी है और ये माना जा रहा है कि आने वाले दशक में पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल एक्सपेंड हो सकता है। और अभी हमने आपको जो संख्या बताई है न्यूक्लियर वॉरहेड्स की, तो वो मिलिट्री स्टॉक पाइल्स की है। लेकिन अगर बात करें डिप्लॉयड वॉरहेड्स की, जो कि ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखे गए, तो अभी तक न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय करने के मामले में भारत का नाम नहीं था। लेकिन 2026 में भारत का नाम भी जुड़ा है और भारत ने भी 12 वॉरहेड्स को डिप्लॉय किया है। जबकि चीन ने 34, फ्रांस ने 280, यूके ने 120, रशिया ने 1796 और यूएस ने 1770। और ये पहली बार देखने को मिला है कि जब भारत भी अब पीस टाइम के दौरान छोटे नंबर में ही सही, लेकिन न्यूक्लियर वॉरहेड्स को मिसाइल्स पर माउंट करके डिप्लॉय कर रहा है। वरना अक्सर डिप्लॉयड वॉरहेड के मामले में केवल यूएस, रशिया, यूके और फ्रांस का नाम ही आता था। लेकिन भारत के जो डिप्लॉयड वॉरहेड्स हैं वो किस तरह की कंडीशन में है, क्या वो यूएस और रशिया की तरह है, बिल्कुल रेडी टू यूज़ कंडीशन में, या फिर ऐसा नहीं है, तो सिप्री की इस रिपोर्ट में इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल यूनिट ने लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान के एवैक्स एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन करके सबसे लॉन्गेस्ट सरफेस टू एयर किल का रिकॉर्ड बनाया था।
तो अब भारतीय वायुसेना के इसी S-400 यूनिट की शोल्डर पैच की एक पिक्चर काफ़ी वायरल हो रही है। इस पैच पर लिखा गया है द लॉन्ग शॉट और ऊपर लिखा गया है पीकाबू ICU, नीचे S-400 बना हुआ है और ऊपर पाकिस्तान का AWACS। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पीकाबू ICU वाला पैच है तो ये पाकिस्तान की AWACS यूनिट भी इस्तेमाल करती है। तो भारत ने इसी पैच में कुछ अपडेट दिए हैं कि भारत का S-400 भी पाकिस्तान के AWACS को देख सकता है और ना केवल देख सकता है बल्कि उसको ज़मीन पर भी ला सकता है। और इसलिए इस पैच का नाम है द लॉन्ग शॉट पैच, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट एयर किल का रिकॉर्ड है। और इस बात पर वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज रक्षा अलंकरण समारोह का फेज 1 आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने हमारे वीरों को 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। द प्रिंट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उन्होंने हाल ही की इन्वेस्टिगेशन में इस बात का खुलासा किया है कि जो पाकिस्तान है उसने अपनी स्पेस बेस्ड सर्विलेंस कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से एक्सपेंड किया है और जनवरी 2025 से लेकर जून 2026 के बीच में पाकिस्तान ने 6 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं जो कि SSO यानी कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में पोजीशनड हैं और वो लगातार भारत की टेरिटरी को मॉनिटर कर रही हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जो ये नया सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है ये भारत के अधिकतर हिस्से की हर 2 दिन में कम से कम एक बार तस्वीर ले सकता है, जिससे भारत की मिलिट्री एक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ट्रैक करने में पाकिस्तान की एबिलिटी इंप्रूव होती है। इन सैटेलाइट्स में एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज भी शामिल की गई हैं, जैसे कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, AI असिस्टेड इमेज प्रोसेसिंग, हाई रेजोल्यूशन के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स जो कि मिलिट्री एसेट्स और टेरेन चेंजेस को और भी बेटर तरीके से डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। और ये भी पाया गया कि इनमें से जो अधिकतर सैटेलाइट्स हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से चाइनीज़ टेक्निकल और लॉन्च सपोर्ट के साथ लॉन्च की गई हैं। और जो सैटेलाइट नेटवर्क है ये नॉर्दर्न इंडियन ओशन को भी मॉनिटर कर रहा है, जहाँ पे पाकिस्तान भारत की नेवल मूवमेंट्स और कॉमर्शियल शिपिंग रूट्स को ट्रैक करता है। और जिस तरह से पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम को चीन की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से टेक्निकल और लॉन्च सपोर्ट मिल रहा है, तो उसको लेकर एक्सपर्ट्स ने वार्न भी किया है। और इन सैटेलाइट्स के डिप्लॉयमेंट के लिए जिस तरह से ऑर्बिट की चॉइस भी पाकिस्तान रख रहा है, तो वो केवल एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है। और हर कोई जानता है कि पाकिस्तान की स्थिति कैसी है, तो 16 महीने जैसे कम टाइम पीरियड में इतनी एडवांस सैटेलाइट्स को पाकिस्तान खुद से तो लॉन्च नहीं कर सकता है, बहुत ऑब्वियस ही बात है। और ये पाकिस्तान के अपने डोमेस्टिक स्पेस प्रोग्राम का कोई रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करने के मामले में चाइना की भूमिका कितनी और गहरी होती जा रही है। और पाकिस्तान खुद से एकदम से इस तरह की स्पेस सर्विलेंस कैपेबिलिटी को अचीव नहीं कर सकता है, तो इसलिए इस रफ्तार के पीछे और इस अचीवमेंट के पीछे चीन का एक बहुत बड़ा हाथ है। और बाकी जैसे कि इसरो के ऑफिशियल्स ऑलरेडी कह चुके हैं कि चाइना की सैटेलाइट्स भी भारत की टेरिटरी को भारत से ज़्यादा मॉनिटर करती हैं। इसरो ऑफिशियल्स का तो ये भी कहना था कि हमारी टेरिटरी का हर एक इंच अंडर सर्विलियंस है। पाकिस्तानी नेवी ऑफिसर का कहना है कि उनकी लेटेस्ट सबमरीन PNS हंगौर के इंडक्शन के साथ अब पाकिस्तान की नेवी बे ऑफ बंगाल में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की उम्मीद कर रही है। और ये सब तब है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन भारत ने भी बे ऑफ बंगाल में अपने सिक्योरिटी पोस्चर को काफ़ी मजबूत किया है। बाकी 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान की PNS गाजी को डुबोया था, तो फिर उसके बाद से पाकिस्तान की नेवी ने बे ऑफ बंगाल में अपनी सबमरीन्स के डिप्लॉयमेंट को अवॉइड करना शुरू किया था। लेकिन अब नई चाइनीज सबमरीन्स के इंडक्शन के साथ पाकिस्तान दोबारा से यहाँ पर डिप्लॉयमेंट को बढ़ा सकता है, जो कि निश्चित रूप से भारत के लिए खतरा तो पैदा करता ही है। वो बात अलग है कि इस तरह के खतरे से कैसे निपटना है, तो वो भी भारत को अच्छे से आता है। और वो तो आपने सुना ही होगा कि कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। बाकी इसके अलावा जैसे कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में लगातार वहाँ के स्थानीय लोगों की आवाज़ों को दबाने में लगी हुई है, और जिसके चलते वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज भी सस्पेंड कर दी गई हैं। और अब ऐसी लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के रावलकोट में जो स्थिति है वो बद से ज़्यादा बदतर हो चुकी है। और इस टोटल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के बीच पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में कई सारे सिविलियंस की जान गई है, कई सारे लोग घायल हुए हैं। और कमाल की बात यह है कि वेस्टर्न मीडिया अभी तक इस POJK की बिगड़ती हुई स्थिति पर कोई रिपोर्ट करती हुई नहीं दिखी है। और जो स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी डिमांड क्या है? वो स्कूल्स चाहते हैं, हॉस्पिटल्स चाहते हैं, जॉब्स चाहते हैं, डिग्निटी चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसका जवाब दे रही है इंटरनेट बंद करके, उन पर FIR करके, उन पर फोर्स डिप्लॉय करके, और हाँ, उनको गायब करके। और ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि POJK में पाकिस्तानी आर्मी ने लगभग 150 से अधिक सिविलियंस की जान ले ली है। और POJK के एक्टिविस्ट ने UN से आग्रह किया है कि वे इसमें हस्तक्षेप करें और पाकिस्तान द्वारा यहाँ पे किए जाने वाले ह्यूमन राइट्स के वॉल्यूशंस को रोके। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2009 में हवलदार धनराज राय, नायक चंद्र बहादुर लवती और नायक नीमा वांगडी शेरपा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2005 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान मेजर J. जोसेफ वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1971 में जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में लांस नायक उमर सिंह गुरुंग वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि इंसास असॉल्ट राइफल कौन से वर्ष में
आर्मी की सर्विस में इंडक्ट की गई थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।